नमस्कार दोस्तों। आरएसएस का चरित्र तो राष्ट्र विरोधी रहा ही है, भारत विरोधी रहा है और सिर्फ अपने फायदे का रहा है, स्वार्थी रहा है। लेकिन जो बाहर से भी लोग जाकर के आरएसएस में, बीजेपी में पहुंच जाते हैं, उनका भी चाल चरित्र, चेहरा बिल्कुल उसी तरह हो जाता है जिस तरह आरएसएस एक चरित्रहीन संगठन है और भाजपा उसका एक मुखौटा है। यह लोग देश के भी खिलाफ रहे, महिलाओं के भी खिलाफ रहे और देश की जो सोच है, गंगा जमुनी संस्कृति है, उसके भी खिलाफ रहे और इसलिए ये नफरत की राजनीति करते हैं, झूठ फैलाते हैं, चरित्रहीनता फैलाते हैं, भारत के खिलाफ ही युद्ध भी करते हैं। जी हां, यही इनका चरित्र है और खुद को साफ सुथरा दिखाने के लिए हर ड्रामा करते हैं, हर तरह से अपने प्रचार में लगे रहते हैं। जी, यह है। मैं इसकी शुरुआत करता हूं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनके बारे में झूठ फैलाए गए कि उनका इस महिला से रिश्ता है, उनका उस महिला से रिश्ता है, उनका ऐसे है, उनका वैसे। पंडित नेहरू ब्रिटेन में पढ़े थे, यूरोपियन कल्चर को बेहतर समझते थे, नारी से, पुरुष से सबसे मित्रता को वो बेहतर तरीके से हैंडल करते थे, हर सभ्यता सलीके को पालन करते थे और इस कारण से कुंठित मानसिकता वाले आरएसएस के लोग और तत्कालीन समाजवादी लोग भी उनको बदनाम करने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। जो उनकी सभ्यता संस्कृति थी, जिसका वो पालन करते थे, वही उनके खिलाफ ले आते थे, उनकी मोहब्बत की विचारधारा के खिलाफ ले आते थे। और अब यही काम राहुल गांधी के खिलाफ होता है। राहुल गांधी की भांजी यानी प्रियंका गांधी की बेटी मिराया वाड्रा वो लंदन में पढ़ती है और मिराया से वो मिलने अक्सर जाते हैं क्योंकि एक इकलौती भांजी ही तो है उनके पास, एक भांजा है। तो जिसकी सिर्फ एक बहन हो, मां हो और इसके अलावा सबको मार दिया गया हो इस देश, तो वो उसी से ही तो मिलेगा। और भांजी तो वैसे भी बहुत प्यारी होती है, कहते हैं दो मां होते हैं इसलिए मामा कहलाता है, मां एक होती है, मामा में दो मां होते हैं। तो राहुल गांधी जब लंदन जाते हैं तो अपनी भांजी के साथ वहां उसके साथ में घूमते हैं, विचरण करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग उनका इतना पीछा करते हैं, इतनी जासूसी करते हैं कि राहुल गांधी कभी उनके साथ की फोटो नहीं डालते, वीडियो नहीं डालते। वो वीडियो और फोटो निकाल करके ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जासूसी करवाते और वो वीडियो डाल के कहते हैं, यूं प्रचारित करते हैं, अरे ये 54 साल का व्यक्ति देखिए कैसे लड़कियों के साथ घूमता है, क्या क्या करता है, कैसे ये अपनी गर्लफ्रेंड है और न जाने क्या क्या। कभी उनको शादीशुदा बता देते हैं, कभी बच्चे वाला बता देते हैं, कभी किसी महिला के साथ नाम जोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या कहानियां। तो ऐसे ही इस समय एक वीडियो ये चला रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस उनकी भांजी के बारे में चलाया जा रहा है, तो जो कभी कांग्रेस पार्टी में ही रही है, कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया की हेड रही है, प्रवक्ता रही है, वो राधिका खेड़ा, वह भी उससे शेयर करती है और जिस तरह की चीज लिखती है खुद शर्माती है क्योंकि वो जानती है कि यह भांजी, फिर भी ऐसी बात करती। जो नहीं जानता है, चलिए उससे गलती हो सकती, लेकिन ये ऐसे करते हैं। तो ये इनका चरित्र है, क्योंकि इनके चरित्र को आप देख चुके हैं, रेपिस्ट सारे इनके निकलते हैं, जो समलैंगिक तरीके से गलत जो संबंध बनाते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, वो भी इन्हीं के लोग निकले हैं और इसके कारण तमाम सारे लोग बेचारे मौत को गले लगा लेते हैं। यह इनका चरित्र है। इसके बाद दूसरा चरित्र बताता हूं। दिल्ली में आतंकवादी घटना होती है, उस आतंकवादी घटना को
आतंकवादी घटना कहने में भाजपा की सरकार को, नरेंद्र मोदी को 3 दिन लग जाते हैं और 3 दिन में वह बता पाती है कि यह आतंकी घटना है। जबकि इतना बड़ा ब्लास्ट था, 13 लोग मर चुके थे, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल थे और उसके बाद में सारे सब के बाद में जब उसमें बताया जा चुका कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करके किस तरह से ब्लास्ट किया गया, और दिल्ली के पास ही फरीदाबाद एनसीआर में ही आता है, वहां पर भी भाजपा की सरकार है, वहां पर यह पूरा अमोनियम नाइट्रेट थोड़ा बहुत नहीं, करीब 3000 किलो इकट्ठा किया गया होता है। अब आप सोचिए, इतना सब कुछ जहां इकट्ठा किया गया, सारी चीजें हो रही हो, हालांकि एक खाद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे विस्फोटक भी बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सवाल आता है कि यह सब होता रहा और भाजपा की सरकार, उनका इंटेलिजेंस, उनके अजीत डोभाल जिन्हें वो जेम्स बॉन्ड कहते हैं, वो सब सो रहे थे क्या? जबकि जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उसके 17 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में पोस्टर्स चिपके हुए थे, यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस, सरकार, एजेंसियां और इंटेलिजेंस सब सो रहे थे। यह घटना हो जाती है। घटना के बाद में आपको जैसे बताया 3 दिन लग गए यह कहने में कि आतंकी घटना है, और यह कहने के बाद भी इस पर बात नहीं कर पा रहे। और जिस अल फराह यूनिवर्सिटी से यह निकल रहे हैं, जहां का नाम आ रहा है बार बार कि वहां पर इस तरह की गतिविधियां हो रही थी, तो यह है कौन? अल फराह यूनिवर्सिटी का जो मालिक है वो जवाद अहमद सिद्दीकी, वो मध्य प्रदेश के महू में रहा करता था। वहां से वो एक फाइनेंस कंपनी चलाता था, उस फाइनेंस कंपनी के जरिए उसने लाखों या कहे करोड़ों जो मध्य प्रदेश के लोग थे उनका पैसा हड़पा। उस पर एफआईआर दर्ज हुई, वो गिरफ्तार हुआ और उसके बाद में वो भागकर यहां आ गया। यहां आने के बाद नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार और हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की भाजपा सरकार ने इतनी मदद की कि उसने एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी स्थापित की, और उस यूनिवर्सिटी में जो आरएसएस से आने वाले इनके गवर्नर, सेना के अफसर और दूसरे तमाम सारे लोग इनके यहां जाते और इनके यहां शिरकत करते। वो इसे दिल्ली एनसीआर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी दावा करता। और जब यह होता है तो सवाल आता है कि जवाद को पाल कौन रहा था, उस पर सरपरस्ती किसकी थी? तो भाजपा की आती है। यानी आतंकवादियों का जो पनाहगाह बना वो भाजपा से ही संबंधित, आरएसएस से ही संबंधित। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की गतिविधियां वहां होती। तो क्या ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच करा रहा है, आरएसएस करा रहा है? ये सवाल खड़ा हो जाता है। ये सवाल क्यों खड़ा होता है? क्योंकि तमाम घटनाओं को जब हम देखते हैं, दिल्ली की ही घटनाओं को देखते हैं, तो सबसे पहली आतंकी घटना दिल्ली में 1996 में हुई थी। और जो 1996 में घटना हुई थी, उस घटना में जो लोग शामिल थे वहां से ही सारे खेल समझ में आते हैं। तब हमें याद आता है 1989 जब लोकसभा चुनाव हुआ, कश्मीर से उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट से आकर के मुफ्ती मोहम्मद सईद ने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिताने के लिए अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, यानी जिससे वो जीत जाए, और वो जीत गए। जब सरकार बनाने के लिए, चूंकि सबसे ज्यादा सांसद जो थे 196, वो सांसद थे राजीव गांधी के, तो राजीव गांधी को आमंत्रित किया गया। राजीव गांधी ने कहा मैं अनैतिक सरकार नहीं बनाऊंगा, मुझे मैंडेट खिलाफ मिला है, तो मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, दूसरे को बुलाइए। जब दूसरे को बुलाया गया तो दूसरे नंबर पे वीपी सिंह थे, जिनकी 145 सीटें थी, और मुफ्ती मोहम्मद सईद उन्हीं के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी के 84 सांसदों ने अटल बिहारी वाजपेयी ने जाके उनका समर्थन दिया कि हां, वीपी सिंह की सरकार बनाओ, मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाओ, हम साथ देंगे, हमारे व्यक्ति को, जगमोहन को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना देना।
और यह हो जाता है। तब वहां पर किडनैप कर लिया जाता है मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को, रूबिया को, और वहां जब उसे किडनैप किया जाता है कश्मीर में, श्रीनगर में, तो उस पर सौदा होता है कि अच्छा हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन आपको ये 5 खूंखार आतंकवादी छोड़ने पड़ेंगे। उन आतंकवादियों के नाम सुन लीजिए। एक था अब्दुल हमीद शेख, जो जेकेएलएफ का कट्टर सदस्य था और पाकिस्तानी नागरिक था। एक था शेर खान, जो पाकिस्तानी नागरिक था, जेकेएलएफ का था। एक था नूर मोहम्मद कलवाल, जो एक बड़ा आतंकवादी था। एक था मोहम्मद अल्ताफ, जो आतंकवादी था, और एक था जावेद अहमद असगर, जो एक खूंखार आतंकवादी था। ये लोग छूटने के बाद सबसे पहले उन्होंने 1990 में जनवरी में, दिसंबर में छूटे 1989 में, और जनवरी में ही घाटी को दहला दिया। कश्मीरी पंडितों को मार मार के वहां से निकाला गया और गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों को बसों में भर भर के बाहर छोड़ दिया, कश्मीर से बाहर फेंक दिया भाजपा के गवर्नर। सेना नहीं भेजी गई। राजीव गांधी ने प्रदर्शन किया कि सेना भेजिए, एक्शन लीजिए, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अपना काम कर लेने दिया गया। उसके बाद कोई कार्रवाई। भाजपा साथ खड़ी थी, सोचिए आप। और वही उन्हीं लोगों ने दिल्ली को दहलाना शुरू किया। मैं दिल्ली से ही बात करता हूं कि दिल्ली में पहला आतंकी हमला कब होता है, वो 1996 जब कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी और जनता दल की सरकार बनी थी। उस सरकार में घटना होती है लाजपत नगर में, और वहां पर मार्केट में ब्लास्ट होता है, 13 लोग मारे जाते हैं, 38 लोग घायल होते हैं। इसके बाद में अक्टूबर 1997 में और नवंबर में, दोनों महीने में फिर आतंकी हमला होता है। ये सिख आतंकवादी होते हैं और ये हमला करते हैं, और इसमें 4 लोग मारे जाते हैं, 30 लोग घायल होते हैं। इसके बाद में फिर वो नेटवर्क कमजोर पड़ने लगता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ चुकी होती है। वो पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बनवा देते हैं, और कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उधर कारगिल की चोटी पर पाकिस्तान की सेना को कब्जा करवा देते हैं। फिर उसे छुड़ाने के नाम पे हमारे हजारों सैनिक और नागरिक मरवा दिए जाते हैं। उसके बाद में ऑपरेशन कारगिल को विजय दिवस चिल्लाते हैं, जबकि वो सर्व दिवस होना चाहिए, विजय दिवस नहीं, कि आपने अपनी ही जमीन कब्जा करा के छुड़ा लिया और कहा कि हां हमने बड़ा भारी काम कर लिया। बहरहाल उसके बाद में दिसंबर आते आते फिर साजिश रची जाती है और भारत से एक विमान को किया जाता है हाईजैक, जो नेपाल से चला था, और नेपाल से उसमें आतंकी चढ़ते हैं और भारत की सीमा पर वो उसे हाईजैक कर लेते हैं। इंडियन एयरलाइंस का था, और उसको ले जाकर के पहले अमृतसर में तेल भराया जाता है, और उसके बाद वो काबुल पहुंच जाता है। जब 1 घंटे वो अमृतसर में रहा होता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। और जब काबुल जाता है तो डीलिंग कौन करता है आतंकवादियों के साथ? वो डीलिंग करने वाला नरेंद्र मोदी का इस समय जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, अजीत डोभाल होता है। और उस डीलिंग के बाद में जो आतंकी छोड़े जाते हैं, उन आतंकियों को छोड़ने नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री जसवंत सिंह जाते हैं और अजीत डोभाल जाते हैं। और जो आतंकी छोड़े जाते हैं उनके नाम सुन लीजिए। मौलाना मसूद अजहर जो छोड़ा जाता है, उसके अलावा अहमद उमर सईद शेख छोड़ा जाता है। उसके बाद मुश्ताक अहमद जरगर छोड़ा जाता है। ये मुश्ताक अहमद जरगर वही है जो 1989 में भी छोड़ा गया था, यानी वो 2 बार पकड़ा गया, 2 बार छोड़ा गया। कांग्रेस की सरकारों ने पकड़ा और जो भाजपा की सरकारें थी वो छोड़ने में लगी। और यही लोग थे जिन लोगों ने इतनी घटनाएं दी, जैसे मोहम्मद इनोई ने बनाया, इंडियन मुजाहिदीन इन्होंने बनाया, और सब कुछ इन्होंने बनाया। और ये आतंकी तब से लेके लगातार ये घटनाएं कर रहे हैं। सन 2000 में इसके बाद में घटना होती है। 2000 में जो होता है वो लाल किले पर हमला होता है, और उस घटना में जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग होती है और हमारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद में
जो छत्ती सिंहपुरा में, जो कश्मीर में है, वहां पर 35 सिख नागरिकों को मार डाला जाता है। और उसके बाद में 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला होता है और वहां पर ये लोग मार डालते हैं। इसके बाद में 29 अक्टूबर 2005 को ये लोग दीपावली पर सीरियल ब्लास्ट करते हैं, दिल्ली में मारे जाते हैं। और इसके बाद में फिर 13 सितंबर 2008 को ये करते हैं सीरियल ब्लास्ट दिल्ली में ही, जहां करोल बाग हो, कनॉट प्लेस हो, ग्रेटर कैलाश हो, और उसमें तमाम लोग हताहत होते हैं। फिर 7 सितंबर 2011 को इसी तरह दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर घटना होती है। और ये सारी घटनाएं वही लोग करवाते हैं जो लोग को 1989 में और 99 में भाजपा ने छोड़ा था। एक को छोड़ने भाजपा का जो इस समय गवर्नर है बिहार का, आरिफ मोहम्मद खान गया था, और एक में अजीत डोभाल गया था। तो अब आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से अब वही लोग, जैसे मोहम्मद के लोगों ने जो लाल किले के गेट पर यह घटना अंजाम दी है। अब आप समझ लीजिए कि कौन लोग हैं इन आतंकियों के सरपरस्त, और यह क्यों किया जाता है। हर बार इन घटनाओं के होने पर इस्लामोफोबिया पैदा किया जाता है, हिंदू मुस्लिम में नफरत को बढ़ाया जाता है, और यह नफरत के बूते सरकार बनाई जाती है। जी हां, इसी के बूते आरएसएस पनपी थी। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार चलाया करते थे देश की आजादी पहले, और फिर देश को बंटवाने के लिए टू नेशन थ्योरी वो भी लाते हैं, ये भी लाते हैं। और जब देश बंट गया तो फिर उसके बाद यही काम आरएसएस अब कर रहा है। तो आरएसएस ने अपनी ही एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना लिया है, और उसके जरिए ये सारे काम होते हैं। तो अल फराह जो यूनिवर्सिटी है, वहां पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की रेगुलर तमाम कार्रवाइयां होती हैं। जो उसका प्रमुख है इंद्रेश कुमार, वो कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है जिसके नाम आए हैं, और नरेंद्र मोदी सरकार आने पे वो सब छोड़ दिए गए, बरी हो गए। यानी आप खेल को समझिए, खुद ही आतंकी घटनाएं कराएं, और उसके बाद में फिर उसे कैसे रूप देना है, कैसे उससे चुनावी लाभ लेना है, इसका काम चल रहा है। तो बिहार के चुनाव को कैसे डिरेल किया जाए वोटिंग के दौरान, और वोटिंग के बाद काउंटिंग में खेल किया जाए, इसके बाद में असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, हर जगह ये नफरत का खेल करके, कर्नाटक में सब जगह खेल करके कैसे सरकार बनाई जाए, इसके लिए यह साजिश रची गई। तब आरएसएस अपनी छवि सुधारने के लिए एक लाइजन की कंपनी हायर करती है, वो विदेशी कंपनी हायर करती है जो पाकिस्तान का लाइजन करती है, और उस कंपनी के जरिए उसे वो $3,30,000 दे करके 2025 में अपने लिए काम पे लगाती है अमेरिका में। और इसी तरीके से वो लगातार लगी हुई, यानी जो वही कंपनी पाकिस्तान के लिए करेगी वही आरएसएस के लिए करेगी। अब आप खेल को समझ लीजिए, यह खेल है और यह मिला जुला खेल। और नरेंद्र मोदी के जेम्स बॉन्ड जो पाकिस्तान में रहे और अफगानिस्तान में रहे, और जो इसके लिए बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार बदनाम करने के लिए विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन बना करके जो खेल किया था, अन्ना को लाके खड़ा किया था, वो सब कुछ सामने। तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकार तोड़ने बनाने और यही काम करते हैं। इनके लिए नफरत, झूठ और सब कुछ है, देश नहीं है। इनका कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं, सब बदनुमा दाग है। जी हां, जय।